और आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन। ये जो टॉपिक है ये बिलोंग करता है चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, फिर हम लोग बात करेंगे नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड देन नर्व इम्पल्स कंडक्शन फॉलोड बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बाहर की तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा पोलराइज्ड स्टेट। अंदर में यहां पे पॉजिटिव है लेकिन अंदर में इसके एडजेसेंट सेक्शन में क्या है, नेगेटिव है। बाहर की बात करेंगे तो बाहर इधर नेगेटिव है और ऊपर इंटीरियर सेक्शन में पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी अंदर में फ्रॉम सेक्शन ए टू बी और बाहर में फ्रॉम बी टू ए। हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोगों की नीट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है। तो इसी प्रिपरेशन को और बेटर बनाने के लिए मैं आ गया हूं, डॉक्टर अजीत चंदन, हियर टू मेक अगेन वन ऑफ योर पेनफुल टॉपिक्स इनटू एडवांटेज टॉपिक, है ना। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन, है ना। मानते हो ना, बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होती हैं, कई बार तो बच्चे बस रट लेते हैं। तो बेटा आज के बाद इसको रटना नहीं है, समझ लो, बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है और एक बार समझ लेंगे तो फिर कभी आप गलती नहीं करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बिलोंग करता है चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, फिर हम लोग बात करेंगे नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड देन नर्व इम्पल्स कंडक्शन फॉलोड बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। अब देखो, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ना नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन, मतलब ये सारी बातें हम किसकी कर रहे हैं, न्यूरॉन्स की, है ना। ये सब कहाँ होता है, न्यूरॉन्स के अंदर होता है। और न्यूरॉन्स क्या होते हैं बेटा, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं बेटा, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स, इनका जो मेम्ब्रेन होता है आर इन पोलराइज्ड स्टेट। किस स्टेट में होता है, पोलराइज्ड स्टेट, है ना। तो न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स क्यों होते हैं, अगर ये स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाए तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नीट में आप क्या लगाओगे बेटा, क्योंकि इसका मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब सवाल ये है कि पोलराइज्ड स्टेट से हमारा मतलब क्या होता है, हम कब बोलेंगे कि पोलराइज्ड स्टेट होता है ना। तो पोलराइज्ड स्टेट हम तब बोलते हैं जब मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज हो और मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि अंदर के साइड में नेगेटिव चार्ज हो। कैसा दिखता है, लेट मी शो यू, है ना। तो अगर मैं एक टिपिकल न्यूरॉन बनाने की कोशिश करूं, मान लीजिएगा कि ये एक टिपिकल न्यूरॉन है बेटा, है ना। ये सिनेप्टिक नॉब्स है, ये इसका साइटोन है और यहां से ये कुछ डेंड्राइट्स निकले हुए हैं एंड दिस इज एक्सॉन। अब मान लो कि इस एक्सॉन के एक पीस को मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको दिखाऊं कि क्या दिखता है, कैसा दिखने वाला है ये। तो यहां पे कुछ ऐसा दिखता है, देखना जरा सा। ये जो ऊपर में हमने एक लाइन दिखाई है, एक्चुअली में दैट इज लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन है ना। तो यहां पर एक मेम्ब्रेन हो गया और ये हो गया दूसरा सेल मेम्ब्रेन, है ना। सर्कल मैंने ये, और इसके बाहर on the outer side you will find a positive charge और अंदर की तरफ क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो बाहर की तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, तो इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा पोलराइज्ड स्टेट, है ना। याद रख लीजिएगा, अगर उल्टा हो गया तो डीपोलराइज्ड स्टेट, है ना। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको कंडीशन दिख रही है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट मतलब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, पॉजिटिव आउटसाइड एंड नेगेटिव इनसाइड। अगर ऐसा कंडीशन है
तो हम इसको बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। आर यू गेटिंग इट? बात समझ में आ रही है? तो न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स क्योंकि इनके मेम्ब्रेन जो होते हैं वो हमेशा नहीं, मतलब इन रेस्टिंग कंडीशन पोलराइज स्टेट में रहते हैं। और पोलराइज का मतलब है कि बाहर इनके पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, और अंदर की तरफ निगेटिव पोटेंशियल होता है। मतलब ये जो मेम्ब्रेन है इसके दोनों तरफ चार्ज का सेपरेशन हो रखा है, और चार्ज का सेपरेशन होगा तो वहां पे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा, है ना? तो क्या हम इस पोटेंशियल की वैल्यू मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। और इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो डिफरेंस है पोटेंशियल में, इसी को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल, राइट? तो हम इसको नापते कैसे बेटा? तो एक हम छोटा सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ऐसे समझिएगा बेटा, ये अंदर की तरफ गया हुआ है, ओके। और एक और इलेक्ट्रोड हम लगाएंगे जो कि बाहर की तरफ रखेंगे, समझिएगा। बाहर की तरफ इन दोनों को लाया यहां पे हमने। या एक काम करता हूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं एक ही तरफ दिखाता हूं ये सारी चीजें। मान लीजिए कि यहां पर है और एक हमने यहां लगा दिया, है ना? इन दोनों को लाए अब हम, ओके, और इसको जोड़ दिया एक पोटेंशियोमीटर के साथ। ठीक है भाई, जोड़ दिया। अब हमें क्या मिल रहा है बेटा? देखो यहां पर एक डिफ्लेक्शन हम लोग देखेंगे, तो कुछ ऐसे रीडिंग आएगी, और यहां पर मान लीजिएगा कि दिस इज 0, इधर की तरफ है नेगेटिव और इधर की तरफ है पॉजिटिव। तो हमारे डिफ्लेक्शन किधर है? नेगेटिव के साइड। मतलब अंदर में जो पोटेंशियल है दैट इज लेस एज कंपेयर टू आउटसाइड। मतलब अंदर में नेगेटिव है, बाहर में पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो भी आपको मिलता है दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एमपी। ये है क्या? दिस इज डिफरेंस इन पोटेंशियल between outside and inside across the neuronal membrane। बात समझ में आ रही बेटा? तो बाहर और अंदर के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अक्रॉस द न्यूरोनल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? यस, इसी को हम बोलते हैं बेटा मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये बात समझ में आ रही है? यस। अब देखो, जो रेस्टिंग कंडीशन में अगर कोई मेम्ब्रेन है और उस समय उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लोग बोल दें कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट रेस्टिंग स्टेट, कोई हम क्या बोलते हैं बेटा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया बेटा? आरएमपी, राइट? अब ये आरएमपी हमने कैलकुलेट करके रखा है, याद रखना बेटा। आरएमपी फॉर न्यूरॉन, है ना? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉर अ न्यूरॉन इज अराउंड -70 मिली वोल्ट्स। कितना होता है बेटा? -70 मिली वोल्ट। आप बोलोगे सर क्या आरएमपी अलग अलग सेल्स के लिए वैरी भी करता है? यस बेटा, बिल्कुल वैरी करता है। अगर आप मसल सेल की बात कर लो या कार्डियक मसल सेल्स की बात कर लो, तो वहां पे आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल वैरी, है ना? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैन वैरी फ्रॉम -40 टू -90 डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। लेकिन फॉर अ न्यूरॉन इन जनरल आरएमपी कितना हम पढ़ते हैं बेटा? -70 मिली वोल्ट। आर यू गेटिंग इट? यस बेटा, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना? अब सवाल ये है कि ये जो पोलैरिटी है, ये जो आपका पोलराइज्ड स्टेट है, ये क्यों होता है, कैसे होता है ना? ये क्यों डेवलप होता है या कैसे ये मेंटेन रहता है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। अब देखो, तो इसका आंसर है बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स प्रेजेंट ऑन द न्यूरॉन। ठीक है, याद रख लीजिएगा।
neuron membrane is polarized due to activity of different types of channels present on न्यूरोनल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रही है बेटा? तो न्यूरोनल मेम्ब्रेन पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स प्रेजेंट है, इनकी वजह से मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट में रहता है। ओके, अब व्हाट आर दीज चैनल्स? ये चैनल्स बहुत ही जरूरी है आपको समझने के लिए, नहीं तो आपको बेटा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन नहीं, नर्व इम्पल्स जनरेशन और कंडक्शन कैसे होता है ये ठीक से समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इन चैनल्स पे हमें फोकस करना है। व्हाट आर दीज चैनल्स? चलो चैनल्स की बात करते हैं। चैनल्स, different channels and pumps present on, बेटा इसका मतलब होता है present on न्यूरोनल मेम्ब्रेन, है ना? कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे ये समझ लेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी। आइए देखना चालू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले समझना कि बहुत सारे यहाँ पे लीकी चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? लीकी चैनल्स। सबसे पहला लीकी चैनल्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं पैसिव आयन चैनल्स। समझना बेटा, ये ऐसे चैनल्स होते हैं, दीज आर नॉन गेटेड चैनल्स, मतलब इन पे कोई चैनल नहीं है और इसीलिए ये क्या होंगे? रिमेन्स ऑलवेज ओपन, ये हमेशा ओपन रहते हैं। और क्या करेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ specific ions as per their concentration gradient. Concentration gradient, अब समझो बेटा, as per their concentration gradient मतलब लिख लीजिएगा हाई टू लो, हाई टू लो। हमेशा हाई टू लो ये बेटा काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक चैनल्स स्पेसिफिक आयंस का ही ट्रांसपोर्ट करवाएगा और इसमें कोई एटीपी नहीं लगता है, मतलब ये कैसा होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। आर यू गेटिंग इट? मतलब ये एक तरह का क्या है बेटा? दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना? अब देखो, जो लीकी चैनल्स या पैसिव आयन चैनल्स होते हैं ये कई तरह के होते हैं, लेकिन मेनली हमें पढ़ना है दो तरह के। एक है बेटा पोटेशियम लीकी चैनल्स और दूसरे हैं सोडियम लीकी चैनल्स, है ना? मैंने लिख दिया है मेजर टाइप्स में हमें दो पढ़ना है। एक है बेटा पोटेशियम लीकी चैनल्स, याद रख लीजिएगा, दीज आर इन मोर क्वांटिटी, मोर इन नंबर विथ रेस्पेक्ट टू सोडियम चैनल्स, है ना? तो मोर इन नंबर विथ रेस्पेक्ट टू सोडियम लीकी चैनल्स, ठीक है? और दूसरे हैं बेटा सोडियम लीकी चैनल्स। ऑब्वियस सी बात है, पोटेशियम चैनल पोटेशियम आयन का फ्लो करवाएगा, सोडियम चैनल सोडियम आयंस का फ्लो करवाएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अब देखो, मेरा एक जो न्यूरॉन है उसके सरफेस पे पोटेशियम लीकी चैनल्स ज्यादा होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सोडियम चैनल, और इसकी वजह से होता क्या बेटा? अब ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान दीजिए। देयरफॉर एट रेस्ट द एक्सोनल मेम्ब्रेन
is more permeable to potassium ions but almost impermeable for sodium ions. Are you getting it? यहां पे लिख लीजिएगा, these are very less in number. Are you getting it? बात समझ में आ गई है? क्लियर बेटा? तो ये जो एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है ना, तो इसको रटना नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है। एट रेस्ट एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होता है इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू सोडियम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूरोनल मेम्ब्रेन के ऊपर, एक्सोनल मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा पोटेशियम लीकी चैनल्स ज्यादा होते हैं और सोडियम लीकी चैनल्स कम होते हैं। गेटिंग इट? हाँ जी, अब तो नहीं रटोगे। चलिए, एक चीज तो हमें समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज यहीं पे स्टार करके लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना बेटा, है ना? ध्यान रखेंगे बिल्कुल कि जो भी मेरा न्यूरोनल मेम्ब्रेन होता है या एक्सोनल मेम्ब्रेन होते हैं, दीज आर impermeable for negatively charged proteins. Negatively charged मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? Anionic proteins present in the exoplasm, that is inside axon. Are you getting it? तो देखो, ये परमिएबिलिटी पे ना बार बार सवाल पूछा गया है क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, स्टेटमेंट वाइज, असर्शन टाइप, हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना बेटा कि जो भी मेरा एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है या जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन होता है, एट रेस्ट बहुत जरूरी है, एट रेस्ट यहाँ पे बेटा पोटाशियम की परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन सोडियम के लिए ये नियरली या ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होता है। ओके, सेकेंड चीज आपको याद रखनी है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये अनायनिक प्रोटीन्स यानी कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो कि एक्सोप्लाज्म में है, एक्सॉन के अंदर है, उनके लिए 100% इम्परमिएबल होता है। यहां पे हमने नियरली वर्ड यूज नहीं किया है, वर्ड यूज किया है इम्परमिएबल। ठीक है, सो इट इज 100% इम्परमिएबल फॉर अनायनिक प्रोटीन्स। यस, ओके। तो ये तो हमने देखा पहला चैनल, दैट इज लीकी चैनल्स। सेकंड चैनल की बात करते हैं। सेकंड चैनल, सेकेंड चैनल हम लोग बात करते हैं बेटा, दोज आर कॉल्ड वोल्टेज गेटेड चैनल्स, है ना? सेकेंड हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल्स, जिनको हम लिखते हैं VGCs, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। याद रख लीजिएगा बेटा, ये एक तरह के गेटेड चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर gated channels that open in response to certain potential या जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। बात समझ में आ रही है? तो ये गेटेड चैनल्स हैं। ओके, ये भी कई तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिसिटी ऑफ देयर आयंस, है ना? तो ये भी कितने तरह के होते हैं? आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर specificity for particular ion transport। बात समझ में आ रही है कि ये किस आयन का ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके बेसिस पर ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है ये भी कई तरह के होते हैं, है ना? से फॉर एग्जांपल, है ना, एग्जांपल की बात करता हूं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, VGC सोडियम। ठीक है बेटा,
वोल्टेज गेटेड चैनल फॉर सोडियम। अब देखो ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल फॉर सोडियम है बेटा, है ना, ये कब ओपन होता है समझिएगा बेटा। opens when membrane potential is greater than or equal to around -55 millivolts, तब ये जाकर के ओपन हो जाता है। ठीक है, और जब ओपन होता है तो करता क्या है, इट स्टार्ट्स इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, है ना। when open allows rapid influx, मतलब ECF to ICF, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट, मतलब बाहर से अंदर आना, है ना। सो व्हेन ओपन अलाउज रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। बात समझ में आ रही है। तो ये याद रखना कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल कैसे काम करते हैं। ठीक है, क्लोज कब होता है, क्लोजेस ऑटोमेटिकली इन अराउंड 1 मिली सेकेंड, अपने आप बंद हो जाता है 1 मिली सेकेंड में। ठीक है, अपने आप, गॉट इट। चलिए, इन अराउंड 1 मिली सेकेंड। सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड VGC पोटेशियम, है ना। यहाँ पे हम लोग आयंस की बात कर रहे हैं, देखते चलिए बेटा। VGC पोटेशियम, VGC पोटेशियम ये एक चैनल है जिससे कि पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट होगा एज पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, और ये कब ओपन होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। ओपन्स व्हेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +30 मिलीवोल्ट। ठीक है, क्लोज कब होता है, क्लोजेस when membrane potential is lesser than -70 millivolt, तब ये क्लोज होता है ना। अराउंड 80 मिलीवोल्ट पे जाकर के ये क्लोज होता है ना। अभी आप 80 लिख लीजिए, 80 मिलीवोल्ट, तब ये जाकर के बंद होता है। -70 से नीचे ही जाकर के बंद होता है, -75 टू -80 पे जाकर के ये क्लोज होना चालू होता है। ठीक है, तो दिस इज वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही एक होता है बेटा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। सी, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, और ये कब ओपन होता है बेटा, याद रख लीजिएगा। ओपन्स व्हेन membrane potential is greater than or equal to +30 millivolt. Are you getting it? Okay, तो ये सब बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा आपको मैं दिखा देता हूँ मेम्ब्रेन बना करके कि क्या होता है। इधर देखिए, सो सपोज करो कि दिस इज अ एक्सॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड VGC सोडियम, है ना। बाहर में ये क्या है बेटा, दिस इज ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ये क्या है, दिस इज ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जब ये ओपन होता है तो बेटा समझना कि ECF के अंदर सोडियम कंसंट्रेशन इज ऑलवेज हाई। अब ये कैसे मेंटेन होता है अभी थोड़ी देर में मैं पढ़ाऊंगा। और ICF के अंदर बेटा सोडियम कंसंट्रेशन इज लो। तो एज पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम क्या होगा बेटा, जब ये ओपन होता है तो सोडियम फ्लोज from outside to inside, that is rapid influx. Okay, VGC सोडियम। ऐसे ही अगर मैं बात करूं VGC पोटेशियम की, VGC पोटेशियम की, है ना। देखो ये है
VGC पोटाशियम। तो जब ये ओपन होता है ना, दोनों साथ में ओपन वैसे होते नहीं है, यहां पे बस मैं दिखा रहा हूं, ठीक है बेटा। जब VGC पोटाशियम ओपन होता है तो पोटाशियम विल मूव आउट, है ना, ये यहां जाएगा। और ऐसा क्यों जाएगा बेटा? ऐसा इसलिए जाता है क्योंकि पोटाशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर होता है हाई और बाहर होता है पोटाशियम लो। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस। कैल्शियम के बारे में आप बोलोगे सर अगर कैल्शियम हुआ तो क्या होगा? तो कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स होता है क्योंकि कैल्शियम ECF में ज्यादा होता है, ICF में कम होता है। तो आपको पता चल गया कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या क्या होते हैं। ओके, चलो सेकंड, अब थर्ड चीज की बात करेंगे हम लोग, एंड दैट इज सोडियम पोटाशियम पंप, या इसी को हम बोलते हैं सोडियम पोटाशियम ATPase। आप दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हैं, दोनों ही इसी चीज का नाम है बेटा, कुछ भी गड़बड़ नहीं है इसमें। सोडियम पोटाशियम पंप या सोडियम पोटाशियम ATPase। अब देखो बेटा, ये एक पंप है, इट इज अ पंप। तो ये क्या करेगा? इट विल डू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम and potassium against their concentration gradient। ठीक है बेटा, ये हमेशा अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। कैसे काम करता है? लेट मी शो यू। अब देखो, मान लीजिए कि दिस इज योर न्यूरॉन मेम्ब्रेन, है ना, या एक्सोनल मेम्ब्रेन, और यहां पर मैंने बना दिया है बेटा एक सोडियम पोटाशियम पंप। ऐसे हम लोग इसको मान लेते हैं कि दिस इज सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है बेटा, ये सोडियम पोटाशियम पंप करता क्या बेटा? एक बार में यहां से 3 सोडियम अंदर से बाहर भेज रहा है। याद रखना बेटा, मैं बता दूं कि यहां पर सोडियम का कंसंट्रेशन क्या है? लो। यहां पर सोडियम का कंसंट्रेशन इन द ECF इज हाई। तो यहां पर हाई टू लो मूव कर रहा है, यानी कि अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कहता है? हाई टू लो फॉल होना चाहिए, यानी कि सोडियम बाहर से अंदर आना चाहिए। लेकिन सोडियम पोटाशियम पंप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करवाता है और इसीलिए उसको एनर्जी लगती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये। आर यू गेटिंग इट? ATP यूटिलाइज होगा। तो ये एक बार में बेटा 3 सोडियम को अंदर से बाहर और साइमल्टेनियसली बेटा याद रख लीजिएगा कि बाहर से 2 पोटाशियम को अंदर। ये सब करने के लिए इसको चाहिए ATP, तो यहां पर लगेगा 1 ATP हाइड्रोलाइज होगा इनटू 1 ADP प्लस 1 PI। बात समझ में आ रहा है? दिस इज सोडियम पोटाशियम पंप। आर यू गेटिंग इट? बात समझ में आ रही है बेटा? तो सोडियम पोटाशियम पंप कैसे काम कर रहे हैं याद रह जाएगा। एक ATP को खर्च करके ये एक बार में 3 सोडियम बाहर और बाहर से 2 पोटाशियम अंदर। आर यू गेटिंग इट? याद रखना बेटा। तो मतलब ये क्या कर रहा है? एट एक्सपेंस, खर्च ऑफ 1 ATP, ये क्या करता है बेटा? इफ्लक्स, मतलब बाहर के तरफ, इफ्लक्स ऑफ फ्री सोडियम आयंस एंड इनफ्लक्स, मतलब बाहर से अंदर, ऑफ 2 पोटाशियम आयंस। ग्रेट। अब इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? इसकी वजह से बेटा देखोगे कि नेट एक ATP की वजह से
एक पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो रहा है क्योंकि तीन पॉजिटिव चार्ज, तीन सोडियम के साथ तीन पॉजिटिव चार्ज बाहर गए और दो पॉजिटिव चार्ज पोटाशियम के साथ अंदर आए, यानी कि नेट लॉस कितना हो रहा है बेटा? नेट लॉस देखो जरा सा यहां पे, मैं लिख दूं, मैं लिख देता हूं यहां पे, मतलब नेट लॉस ऑफ वन पॉजिटिव चार्ज पर एटीपी कंज्यूम्ड। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके, तो यहां से बेटा हर बार जब भी ऐसा होगा, एक एटीपी के कंजम्पशन पे एक पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा, यानी कि अंदर में नेगेटिव होता जाएगा और बाहर में पॉजिटिव होता जाएगा। अंदर में नेगेटिव और बाहर में क्या होता जाएगा? पॉजिटिव। आर यू गेटिंग इट? ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ चार्ज इम्बैलेंस। गेट इट? यस। इसी की वजह से एक और चीज होता है बेटा, याद रख लीजिएगा, मैं स्टार करके लिख रहा हूं। सोडियम पोटाशियम पंप मेंटेन्स डिफरेंशियल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रहा है? डिफरेंशियल आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन, मेंटेन्स डिफरेंशियल आयनिक concentration across the axonal membrane। बात समझ में आ गई बेटा? हम लोगों ने यही पढ़ा है ना, जरा सा देखो कि ये अगर मेरा एक्सोनल मेम्ब्रेन है बेटा, ये क्या है? ECF और ये है ICF। तो ECF में हमने पढ़ा है कि सोडियम का लेवल इज ऑलवेज हाई, लेकिन पोटाशियम का कंसंट्रेशन इज लो। लेकिन ICF में हम पढ़ते हैं कि सोडियम इज लो बट पोटाशियम इज हाई। ऐसा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। आर यू गेटिंग इट? तो ये मेंटेन कौन कर रहा है? जो डिफरेंशियल आयनिक कंसंट्रेशन है across the axonal membrane या neuronal membrane is maintained by the activity of sodium potassium pump। Got it? समझ गया? ये पंप की एक्टिविटी है और आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है कि बाहर में होता है पॉजिटिव चार्ज और अंदर में होता है नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से पोलैरिटी मेंटेन रहती है। ओके, तो ये तो बात हो गई डिफरेंट चैनल्स और पंप्स की। अब हम देखते हैं कि कैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि जो पोलराइज्ड स्टेट है ये मेंटेन किया जाता है इन अ न्यूरॉन। ओके, सो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं कि कैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन किया जाता है, तो यहां पे कुछ नहीं है बेटा, है ना? देखिए, सपोज कर लीजिए कि दिस इज द मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन, है ना? वही सारी चीजें हो रही हैं बेटा, फिर से हम लोग बस देख ले रहे हैं। यहां पर सोडियम पोटाशियम पंप है आपके पास, दिस इज सोडियम पोटाशियम पंप, जो कि 3 सोडियम बाहर कर रहा है, 2 पोटाशियम अंदर कर रहा है, राइट? यही आपने पढ़ा था अभी। 2 पोटाशियम अंदर कर रहा है, यानी कि हर बार में नेट लॉस ऑफ 1 पॉजिटिव चार्ज हो रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ 1 एटीपी, at the expense of 1 ATP, राइट? अब इसकी वजह से क्या हुआ था बेटा? हम लोगों ने देखा था कि बाहर में देयर इज पॉजिटिव चार्ज और अंदर में क्या डेवलप हो रहा है? नेगेटिव चार्ज, यानी कि पोलर स्टेट जो है ये आपका डेवलप हो गया था, बन गया था। जो सेल है वो, या जो सेल मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड स्टेट में चला गया था, राइट? और हमने बोला कि रेस्टिंग स्टेट में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो डिफरेंस है मेम्ब्रेन के चारों तरफ पोटेंशियल का, दोनों तरफ पोटेंशियल का, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, है ना? और ये कितना आ रहा है? -70। कितना आ रहा था बेटा?
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने पढ़ा था RMP फॉर न्यूरॉन इज -70 मिलीवोल्ट, है ना, अप्रोक्सीमेट, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। अब ये जो -70 मिलीवोल्ट है, ये सिर्फ बेटा आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से नहीं होता है, रादर यहां पे सम ऑफ द चार्ज इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड ड्यू टू अनायनिक प्रोटीन्स, समझिए, है ना। यहां पर ऐसे कुछ प्रोटीन्स भी पड़े हुए हैं जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है, ठीक है, दीज आर अनायनिक प्रोटीन्स। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज एनसीईआरटी ने बहुत ही क्लियर कट लिखी है, याद रखना बच्चा कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट इन अ न्यूरॉन इज contributed by both the ionic concentration gradient as well as the anionic proteins inside the exoplasm. Got it? ये दोनों की वजह से आ रहा है, समझ गया। अब ये चीज एनसीईआरटी कैसे लिखती है बेटा, देखिए जरा सा, एनसीईआरटी टाइम है, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। देखो एनसीईआरटी ने लिखा कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। उसके बाद से एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है, डू यू नो व्हाई मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या है, different types of ion channels present on the neural membrane is the reason for this polarity, the activity of these channels. कौन कौन से channels हैं ये अभी हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है, okay? These ion channels are selectively permeable to different ions, मतलब ये selective है। When a neuron is not conducting any impulse, यानी कि which is at rest, मतलब when the neuron is not firing, जब कोई नर्व इंपल्स उससे ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो हम बोलते हैं न्यूरॉन क्या है, रेस्टिंग स्टेट में, ओके। एट रेस्ट द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions. देख लिया हमने। Similarly, the membrane is impermeable to negatively charged proteins, यानी कि अनायनिक प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। इसकी वजह से हो क्या रहा है, कंसिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, राइट, एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। हमने यही तो देखा था कि जो भी हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन है, देखो बेटा, जो भी हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन है, समझिएगा, ये है ECF और ये है ICF। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऐसा है, सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। लेकिन अगर हम पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऐसा है, अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। पोटाशियम हाई, पोटाशियम लो। यहां पर सोडियम हाई और यहां पे सोडियम इज लो, राइट। तो ये ग्रेडियंट डेवलप्ड रहता है, ये चीज ऑलरेडी एनसीईआरटी ने लिख रखा है, गॉट इट। इन कंट्रास्ट फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन्स, मतलब ECF की बात हो रही है बेटा, अ लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम and a high concentration of sodium, thus forms a concentration gradient. Got it? सोडियम और पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। These ionic gradient across resting membrane are maintained by active transport of ions by sodium potassium pump, which transports 3 sodium outwards, efflux, and 2 potassium into the cell. As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge while inner surface becomes negatively charged, therefore polarized. The electrical potential difference across the resting plasma membrane is known as resting potential. Got it? या इसी को हम बोलते हैं resting membrane potential, which is of around -70 millivolt in case of neurons. समझ गए? तो हमें समझ में आ गया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है ना, दैट इज हाउ
a nerve impulse is generated. Generation of nerve impulse, right? सबसे पहले समझो कि कैसे होता है, क्या होता है ना? इसी में आपको बताऊंगा कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नर्व इम्पल्स क्या होता है, ये सारी चीजें अभी बात करेंगे। देखो बेटा, हमने बोला था कि नर्व सेल्स आर एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स का मतलब यह है कि जब भी इसको कोई सुटेबल स्टिमुलस मिलता है देन इट गेट एक्साइटेड, मतलब ये अपने ग्राउंड स्टेट से या रेस्टिंग स्टेट से चेंज होकर के चला जाता है इनटू एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होता है, कैसे होता है, देखो जरा सा। देखिए बेटा, सबसे पहली चीज, सपोज that this is a, yeah, let me, okay, uh-huh. ओके, चलिए हम लोगों ने ले लिया है अ, एक एक्सॉन, है ना, पीस ऑफ एक्सॉन हमने यहाँ पे ले लिया बस समझने के लिए। ओके, और यहाँ इसको हम लोग कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे हमने सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया। ईच सेक्शन रिप्रेजेंट्स वन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द एक्सॉन। ठीक है, ये एक एक माइलिनेटेड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये चीज आप लोग समझ लेना, ध्यान रखना। और इन सबको हम लोग नाम दे देते हैं, है ना। से फॉर एग्जांपल दिस इज सेक्शन ए बी सी डी, ऐसे नाम हम लोग दे देते हैं। ओके, अब मान लो कि यहां पर पहले इनिशियली जब तक हमने स्टिमुलस नहीं दिया है तब तक कंडीशन क्या होगी बेटा, हर जगह पे बाहर में होगा पॉजिटिव चार्ज, हर जगह पे इंक्लूडिंग हियर, हर जगह पे बाहर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। प्लीज बेटा समझिएगा, फिर एनसीईआरटी डायग्राम को देखेंगे आप, कोरिलेट करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। सो एवरीवेयर इट इज पॉजिटिव चार्ज, और अंदर में नेगेटिव चार्ज, राइट। सो द कंडीशन इज पोलराइज्ड। ये क्या स्टेट, दिस इज पोलराइज्ड स्टेट, दिस इज ऑल पोलराइज्ड रेस्टिंग स्टेट। पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है, रेस्टिंग स्टेट ना। अब सोचो कि यहां पे मैं एक स्टिमुलस डाल दूं, अरे इतना बड़ा स्टिमुलस नहीं डालना भाई। ओके, दिस इज स्टिमुलस, और अभी के लिए बेटा समझ लीजिए कि दिस इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस किसको बोलते हैं, ये फिर कभी हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि कोई भी स्टिमुलस जो है बेटा वो किसी भी न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल बनाएगा या नर्व इंपल्स बनाएगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता है ना। ओनली अ स्टिमुलस ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से समझिएगा, ओनली अ स्टिमुलस ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी कैन lead to formation of action potential या nerve impulse in a neuron। बात समझ में आ रहा है। तो किसी भी स्टिमुलस की वो मिनिमम इंटेंसिटी जो कि एक न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जरूरी होती है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू। और ऐसे स्टिमुलस को बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस।
मतलब इससे अगर स्टिमुलस कम पावर का होगा, कम इंटेंसिटी का होगा, तो उस केस में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, और वैसे स्टिमुलस को हम बोलते हैं बेटा सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ओके, हाँ ऐसा भी हो सकता है, फिर आप बोलोगे कि सर अगर थ्रेशोल्ड है तो क्या थ्रेशोल्ड से ज्यादा स्टिमुलस वाला अगर हम दे दें, ज्यादा इंटेंसिटी वाला स्टिमुलस दे दें, होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, तो स्टिमुलस तीन तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेंसिटी, सब थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एंड सुप्रा थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वो इंटेंसिटी है विच is that minimum intensity that is required for formation of action potential. Got it? उससे कम होगा एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा, और ऐसे स्टिमुलस को हमने क्या बोल दिया? सब थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड पे बनेगा, सुप्रा थ्रेशोल्ड पे भी बनेगा और सेम इंटेंसिटी का बनेगा, ज्यादा इंटेंसिटी का एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं दे फॉलो ऑल और नन रूल। ठीक है, ऑल और नन रूल, जो आपने कहीं ना कहीं जब आप न्यूरॉन पढ़ रहे थे तो उसके कैरेक्टर में या प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा, राइट? ऑल और नन रूल मतलब क्या है? कोई भी जो न्यूरॉन है वो एक्शन पोटेंशियल या तो बनाएगा तो पूरा बनाएगा, ऑल बनाएगा, दैट इज इन केस ऑफ थ्रेशोल्ड और सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सेम इंटेंसिटी का, दैट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी का एक्शन पोटेंशियल बनता है ना? न्यूरॉन को फर्क नहीं पड़ता है कि स्टिमुलस थ्रेशोल्ड का है या थ्रेशोल्ड से बहुत ज्यादा है, थ्रेशोल्ड है या थ्रेशोल्ड से कितना भी ज्यादा है, वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का एक्शन पोटेंशियल ही बनाएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, राइट? और अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड से नीचे है तो बिल्कुल कोई भी नन, कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा। इसी को हम बोलते हैं ऑल और नन रूल। ठीक है बेटा, चलिए, तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टिमुलस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, जरूरत नहीं है नीट के लिए, बस मैंने लिख दिया है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जैसे ही जिस भी पर्टिकुलर एरिया में थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जिस भी पॉइंट पे हिट करता है, अब ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -55 या उससे ज्यादा कर देता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस है, समझ लीजिएगा बेटा, हैज कैपेसिटी टू इंक्रीज मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम -70 millivolt to -55 millivolt और above, या उससे ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो चलो, इसकी वजह से ये चीज हो गया। अब जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, मतलब यहां का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 पे नहीं है, कहां है? -50 या -55 या -50 या -40 जो भी है, मतलब -50 या उससे ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए, इसकी वजह से बेटा आप समझो, आपने पढ़ा था कि -55 या उससे ज्यादा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, राइट? तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, समझिए, इसकी वजह से VGC सोडियम ऑफ दैट रीजन क्या हो जाएगा बेटा? ओपन, और दिस विल अलाउ रैपिड इनफ्लक्स या इनफ्लो ऑफ सोडियम आयंस। तो समझो बेटा, यहां पे जो भी मेरे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होंगे, समझिएगा बेटा, ये क्या है? VGC सोडियम, ये क्या हो गया? ओपन, और इसकी वजह से अब यहां पे बहुत सारा सोडियम बाहर से अंदर आएगा, रैपिड इनफ्लो, रैपिड इनफ्लक्स, इतना ज्यादा आएगा कि अंदर में, क्योंकि जब सोडियम आएगा तो अपने साथ क्या लाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे बहुत तेजी से फ्लो होता है। जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, एक डेटा मुझे देने दो बेटा, ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ज्यादा परमियाबिलिटी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? तो परमियाबिलिटी जो पोटासियम की थी, जो पहले ही हाई होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, उससे उसके कंपैरिजन में सोडियम की परमियाबिलिटी 4 गुना बढ़ जाती है जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं।
समझ में आ रहा है? इसकी वजह से लार्ज अमाउंट में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सोडियम आयन अंदर आएगा, और जब सोडियम आयन अंदर आएगा तो अपने साथ लाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये एरिया हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। अंदर में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और बाहर में हो जाएगा रेस्पेक्टिवली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अंदर में पॉजिटिव और बाहर में नेगेटिव। अब इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ये पोलराइज्ड का बिल्कुल उल्टा हो गया ना बेटा, ये पोलराइज्ड का बिल्कुल क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो इसी स्टेट को हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। ये क्या हो गया? डीपोलराइज्ड स्टेट। यानी कि ये जो सेक्शन है आपका, ये क्या हो गया बेटा? डीपोलराइज हो गया है। दिस सेक्शन हैज बीन डीपोलराइज। मैं लिख दूं कैपिटल डी, यानी कि ये क्या हो गया? डीपोलराइज। ओके, ये एक्चुअली में ये जो डीपोलराइजेशन का स्टेट है, दैट इज लुकिंग लाइक एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, है ना? क्योंकि बाकी सब जगह पे क्या है बेटा? अभी भी बाहर में पॉजिटिव था, अंदर में नेगेटिव था। समझिएगा, मैं थोड़ा दूर बना रहा हूं ताकि आप देख सको, डिफरेंशिएट कर सको, है ना? ये क्या है? पोलराइज्ड। यहां पर क्या है? डीपोलराइज। बात समझ में आ रही है? इसमें सब जगह अभी तक क्या था बेटा? पहले क्या था सब जगह पे? अंदर में नेगेटिव, बाहर में पॉजिटिव। यानी कि ये सब क्या था बेटा? पोलराइज्ड। दिस ऑल वाज पोलराइज्ड। तो ऐसा लग रहा है कि सब जगह पोलराइज है, बस ये एक छोटा सा एरिया है जहां पे कि चार्ज रिवर्स हो गया है, डीपोलराइज हो गया है। सो इट लुक्स लाइक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। दिस इज इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। और इसी डीपोलराइज स्टेट को हम बोल देते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल। और इसी को हम बोल देते हैं बेटा नर्व इम्पल्स। अब आप बोलोगे इस केस में मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है? क्योंकि पोटेंशियल वर्ड लगा है, मतलब हम एक्शन पोटेंशियल नाप रहे हैं ना, मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे हैं। कितना है? दिस इज अराउंड +30 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रोड लगा दूं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड अब नहीं लगाता हूं बेटा, सीधा लिख देता हूं यहां पर बेटा मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, इट इज अराउंड +30 मिलीवोल्ट। बात समझ में आ रही है? इसी को हम बोल देते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो जैसे ही एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस हिट करता है, उस एरिया में देयर इज ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, जिसकी वजह से सोडियम रैपिडली इनफ्लो होता है। एज अ रिजल्ट, इन दैट रीजन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज रिवर्स्ड, अंदर में पॉजिटिव, बाहर में नेगेटिव, एंड दिस पर्टिकुलर जोन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड डीपोलराइज्ड स्टेट। और इसी स्टेट को हम बोल देते हैं एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, आइए देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है बेटा? देखो, इन्होंने बोला you might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along an axon. When a stimulus is applied to a site, ठीक है, यहां पर पॉइंट ही लिया था उन्होंने, मैंने भी पॉइंट ही लिया था बस समझाने के लिए। On the polarized membrane, the membrane at that site A becomes freely permeable to सोडियम। और ये क्यों होता है बेटा? मैं लिख देता हूं, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। समझ में आ रहा है? जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है वो यहां पे हम लोग लिख दे रहे हैं। दिस लीड्स टू अ रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट दैट साइट, that is outside surface of membrane becomes negatively charged and inside becomes positively charged. This polarity of membrane at site A is thus reversed and hence इसको हम क्या बोल देते हैं? डीपोलराइज, क्योंकि डी मतलब उल्टा हो गया, पोलराइज्ड का उल्टा हो गया, डीपोलराइज, है ना? पोलराइज्ड में अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। डीपोलराइज में अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव, उल्टा हो गया। ठीक है, the electrical potential difference across the plasma membrane at site A is called action potential.
जिसको हम लोग इनफैक्ट क्या बोल देते हैं, नर्व इम्पल्स। सो नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट हो रहा है, समझ में आ गया? ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट होता है। ओके, तो हेडिंग डाल लीजिए, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स या नर्व इम्पल्स कंडक्शन। क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझने के लिए ना हम लोग कुछ एक्सॉन्स बनाते हैं, उनके कुछ सेक्शंस लेते हैं और फिर उसमें देखेंगे कि हाउ दिस फेनोमेना ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अकर्स, है ना, कैसे होता है। कंडक्शन का मतलब क्या बेटा, कि जो भी आपका एक्शन पोटेंशियल बना है या नर्व इम्पल्स बना है, वो एक पार्ट ऑफ द एक्सॉन में बना है, एक पर्टिकुलर एरिया में बना है। अब वहां से कैसे ये टुवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनस मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, कैसे ये मूव कर रहा है इन द एक्सॉन, एक प्लेस से कैसे एक्शन पोटेंशियल दूसरे प्लेस तक जाता है, कैसे मूव करता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। और यही अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा कुछ बना देता हूं एक्सॉन्स और फिर हम लोग बात करेंगे, राइट? चलो, तो मैंने यहाँ पे ना एक्सॉन का सेक्शन बना लिया है। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज एक्सॉन, और अभी ये पूरी तरह से रेस्टिंग स्टेट में है, राइट? हम लोग मान लेते हैं ये कहां है, रेस्टिंग स्टेट। ओके, चलो, ये रेस्टिंग स्टेट में है, यानी कि पूरी तरह से ये क्या होगा बेटा, दिस विल बी समझिएगा बेटा, ये सब जगह पे यहां पर प्लस होगा, बाहर में क्या होगा, प्लस। अभी बस मैं बना दे रहा हूं एक बार, बार बार अब मैं नहीं बनाऊंगा बेटा। प्लस होगा और अंदर में हर जगह पे क्या होगा, माइनस, राइट? राइट, इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा जो आपका एक्सॉन है, एंटायर लेंथ इज इन इट्स रिलैक्सिंग स्टेट, रेस्टिंग स्टेट, पोलराइज स्टेट, यानी कि ये सब क्या है बेटा, पी फॉर पोलराइज स्टेट में, पोलराइज स्टेट, राइट? सबके अंदर का चार्ज कितना होगा, अराउंड -70 मिली वोल्ट। यहां पर भी कितना होगा, अराउंड -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट। every region, every section of this axon is in resting state, polarized state. Okay, अब समझो, जैसे ही ये सब कुछ हुआ, अब यहां पर एक स्टिमुलस आता है, and this is a threshold stimulus. As a result of threshold stimulus क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे, अच्छा, एक काम करता हूं मैं यहां पे दिखाता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हमने एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया बेटा। ओके, दिस इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। हमने एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से क्या होगा, सबसे पहली चीज कि यहां पे सोडियम गेटेड, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, फ्रीली सोडियम अंदर आएगा, राइट? तो यहां पे बना दूं सबसे पहले, है ना, यहां पे बाहर से सोडियम आएगा, सोडियम का इनफ्लो होगा दोनों साइड से, नीचे ऊपर दोनों तरफ से होता है बेटा, है ना? ऐसा नहीं है कि हर बार हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, वो बस एक तरीका होता है एक ही चैनल दिखाने का। नहीं तो यहाँ पे लगभग थाउजेंड्स ऑफ सोडियम चैनल्स होंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल सब ओपन होंगे, है ना? उस एरिया में जितने भी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होंगे सब ओपन होंगे और सबसे एक साथ रैपिड इनफ्लो ऑफ सोडियम चालू होगा। इसकी वजह से ये जो एरिया है जिसको हमने सेक्शन ए बोला है, दैट बिकम्स डीपोलराइज, मतलब अंदर में हो जाएगा पॉजिटिव और बाहर में हो जाएगा नेगेटिव।
ये एरिया क्या हो गया बेटा, दिस इज डीपोलराइज्ड। मैं लिख देता हूं डी, डी फॉर डीपोलराइज। यहां का पोटेंशियल कितना हो गया, +30 मिलीवोल्ट्स हो गया डीपोलराइज। गेटिंग इट? क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी कि अभी हुआ है जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, हमें पढ़ना है कंडक्शन। लेकिन अभी देखो इसके साथ हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखिए। इसके जो आगे वाला सेक्शन है, सेक्शन बी, जस्ट आगे वाला एंटीरियर सेक्शन, इसमें अभी भी बाहर क्या है बेटा, पॉजिटिव, और अंदर क्या है, नेगेटिव। यानी कि इस एरिया में अगर आप देखोगे तो चार्ज इंबैलेंस है। अंदर में यहां पे पॉजिटिव है, लेकिन अंदर में इसके एडजेसेंट सेक्शन में क्या है, नेगेटिव है। बाहर की बात करेंगे तो बाहर इधर नेगेटिव है और ऊपर इंटीरियर सेक्शन में पॉजिटिव है। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जनरेट हो जाएगी, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी अंदर में फ्रॉम सेक्शन ए टू बी, और बाहर में फ्रॉम बी टू ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना बेटा, अंदर और बाहर में ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। और ये एनसीईआरटी ने लिखा है, ये आपसे पूछा जाता है। करेक्ट, अंदर में फ्रॉम ए टू बी और बाहर में फ्रॉम बी टू ए, ये आपको याद रखना है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? ओके, तो इसको यहां पे ना लिख लेना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए टू बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बी टू ए, है ना, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो याद रखना इस चीज को, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। बात समझ में आ रही है? अब देखो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या। अब एनसीईआरटी इसके आगे नहीं एक्सप्लेन करती है, नहीं बात करती है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे जिससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए, आपको कभी दिक्कत ना हो। तो देखो होगा क्या, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ की बात कर रहा हूं, अंदर की तरफ कुछ पॉजिटिव चार्ज ए टू बी में डिफ्यूज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? उसकी वजह से इस बी वाले सेक्शन में बेटा जो मेम्ब्रेन के अंदर का पोटेंशियल है वो -70 से इंक्रीज होता हुआ कहां पहुंच जाएगा, -55 पे। और जैसे ही बी वाला एरिया -55 पे पहुंचेगा, वहां का वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को देख लेते हैं यहां पे, देखिए बेटा, है ना। तो अब यहां पे इस एरिया का जो हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, दिस इज VGC सोडियम, और ये हो गया है ओपन, है ना। टिक का मतलब है ओपन हो गया है, और यहां से अब सोडियम आयन अंदर आने लगा। बात समझ में आ रही है? एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट अब ये एरिया क्या हो जाएगा, डीपोलराइज। ये एरिया क्या हो जाएगा बेटा, डीपोलराइज। डी फॉर डीपोलराइज, अंदर का पोटेंशियल माइनस से +30 मिलीवोल्ट। ओके, और कंसिक्वेंटली बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, समझो बेटा, तो ये हो गया। क्लियर है? मीनवाइल जो सेक्शन ए था, जहां पे पहले आपका एक्शन पोटेंशियल था, अब वहां पे एक्शन पोटेंशियल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल अपने आप अराउंड 1 मिली सेकेंड में बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है? राइट। अच्छा, दूसरी चीज आपने एक और पढ़ी थी बेटा, एक और पढ़ी थी, समझो कि आफ्टर सम टाइम, यहां पे देखो बेटा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल VGC सोडियम क्या हो गया, क्लोज, और VGC पोटाशियम जो है बेटा वो ओपन हो गया है, क्योंकि +30 मिली वोल्ट पे VGC पोटाशियम ओपन हो जाता है ना। तो अब VGC पोटाशियम जो है उसको मैं किसी और कलर से दिखा रहा हूं, यहाँ पे मे बी इस कलर से, है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल जो है ये ओपन हो गया। इसकी वजह से अंदर से जो पोटाशियम है वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि पोटाशियम बाहर कम था, अंदर ज्यादा था। तो अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, इसलिए अंदर से बाहर होगा।
ई फ्लक्स होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ई फ्लक्स, ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। अच्छा, जो सोडियम चैनल्स थे वो बंद हो चुके हैं, जो सोडियम चैनल था वो बंद हो चुका है भाई, ये काम नहीं कर रहा है। तो सोडियम अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन पोटाशियम मूव कर रहा है बाहर। बात समझ में आ रही है, ये बंद हो गया है। तो सोडियम का अंदर आना बंद है, लेकिन पोटाशियम का बाहर जाना चालू हो गया। अब इसकी वजह से होगा क्या, पोटाशियम के साथ पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा। एज अ रिजल्ट ये जो आपका एरिया है जो पहले +30 पे था, अब ये वापस से अंदर में निगेटिव हो जाएगा और बाहर में वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, रीपोलराइज। क्या हो जाएगा बेटा, रीपोलराइज, है ना। तो इसको हम लोग लिख देंगे कि ये हो गया है आर, यानी कि रीपोलराइज। पोटेंशियल समवेयर अराउंड -40 मिलीवोल्ट। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे रीपोलराइजेशन हुआ, क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एंड ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल। पोटाशियम चैनल ओपन हो गया, सोडियम चैनल बंद हो गया। तो अब आपको लगा क्या, देखो अब देखने से हमें क्या लगेगा कि जो एक्शन पोटेंशियल ए पे बना था, अब वो ट्रैवल करके कहां चला गया, टू द बी सेक्शन, और ए सेक्शन वापस से पोलराइज होने लगा। आर यू गेटिंग इट, दिस इज हाउ कंडक्शन इज टेकिंग प्लेस, है ना। ध्यान से देखिए अब, मीनवाइल जो बी सेक्शन के आगे वाला पार्ट है, अभी भी यहां पे बाहर में पॉजिटिव है और अंदर में निगेटिव है, ठीक जैसा हमने अभी प्रीवियसली देखा था बी सेक्शन के लिए। राइट ओके, तो फिर से वही कहानी फिर से। अब यहां पे आपको क्या दिखेगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम बी टू सी और बाहर में फ्रॉम सी टू बी। आर यू गेटिंग इट, फिर से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब इसकी वजह से कुछ पॉजिटिव चार्ज वापस से यहां डिफ्यूज होंगे। एज अ रिजल्ट अब इस एरिया का वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। तो इस एरिया में क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल विल ओपन, और इसकी वजह से रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। तो सोडियम का इनफ्लक्स यहां पे दिखा देता हूं मैं। जैसे ही सोडियम का इनफ्लक्स होगा, तो अब ये एरिया हो जाएगा अंदर में पॉजिटिव, बाहर में नेगेटिव। यानी कि अब ये एरिया हो गया बेटा डीपोलराइज, अंदर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, +30 मिलीवोल्ट। ओके, मीनवाइल अगेन अब देखो इस एरिया के बारे में, सेक्शन बी के बारे में बात करूं तो अपने आप वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इन 1 मिलीसेकंड हो गया क्लोज, एंड वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल एट +30 मिलीवोल्ट हो जाता है ओपन। तो यहां से अब पोटाशियम चैनल ओपन है, तो पोटाशियम बाहर निकल रहा है, अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेकर के बाहर आ रहा है। ठीक है, जो मेरा सोडियम चैनल्स थे वो तो बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो बाहर से अंदर सोडियम का आना इज क्लोज्ड, राइट। एज अ रिजल्ट समझो बेटा ये एरिया वापस से क्या होने लगेगा, पोलराइज, यानी कि इसको हम बोल देंगे रीपोलराइजेशन। क्लियर है बच्चा, प्लीज देखेंगे ध्यान से, है ना। एक एक स्टेप आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, ताकि कभी आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, दिस इज रीपोलराइज अराउंड 40 मिलीवोल्ट, -40 मिलीवोल्ट पे इसको हमने भेज दिया है। +30 से घट के कितना हो गया, -40। समझ में आ रहा है, और ये सब क्यों हुआ है, ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम। चलिए, मीनवाइल जरा सा सोचो बेटा कि इसके साथ क्या हुआ होगा। अब इस एरिया में मेरा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये पहुंच गया अराउंड -70 मिलीवोल्ट, बट VGC पोटेशियम इज स्टिल ओपन। तो इसकी वजह से
एक्सेसिव पोटाशियम आयंस बाहर निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? एक्सेसिव पोटाशियम आयन का इफ्लक्स हो जाएगा और इसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे अंदर में कुछ ज्यादा ही निगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब -70 पे रुका नहीं, ये कहाँ पहुंच जाएगा? -90 मिलीवोल्ट पे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा हाइपरपोलराइजेशन, H फॉर हाइपरपोलराइजेशन। ओके, तो ये सेक्शन कैसा हो गया? हाइपरपोलराइज। क्यों हुआ? ड्यू टू एक्सेसिव इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। ठीक है, मैं लिख दूं यहां पे, ये एरिया क्या हो गया? H फॉर हाइपर पोलराइजेशन ड्यू टू एक्सेसिव इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। ओके, तो ये हो गया बेटा हाइपरपोलराइज, और जो सी सेक्शन है वो हो गया है डीपोलराइज। गेटिंग इट? अब क्या होगा देखो, अब फिर सेम चीज यहां पर भी सेम कहानी चलेगी। इधर देखिए, अगर हम बात करें तो अभी भी जो लास्ट वाला सेक्शन है वो तो पोलराइज्ड है। लास्ट वाला सेक्शन क्या है? पोलराइज्ड है बेटा। सो दिस इज पोलराइज्ड। अंदर में कितना है? -70 मिलीवोल्ट। अब देखो यहां पे चार्ज डिफरेंस है, तो यहां पर एक अंदर में करंट बनेगा, है ना, फ्रॉम C टू D, और बाहर में बनेगा D टू C। अगेन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेम वही कहानी फिर से रिपीट होगी। मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से -55 तक पहुंच जाएगा। एज अ रिजल्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होगा, इसकी वजह से रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। अब जैसे ही सोडियम अंदर आएगा, ये वाला जो एरिया है बेटा, समझिए यहां पे सोडियम अंदर आ, ये क्या कर देगा? इसको डीपोलराइज, राइट? तो अब ये जो मेरा डीपोलराइजेशन वेव है, ये ए से चलते हुए कहां तक पहुंच गया? डी तक बेटा, है ना। ये डीपोलराइज हो गया, +30 मिलीवोल्ट यहाँ का मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो चुका है, राइट। मीनवाइल ये एरिया यहां पर क्या होगा? VGC सोडियम क्लोज, VGC पोटाशियम चालू। तो यहां से बेटा पोटाशियम बाहर निकलेगा, मैं अब सीधा दिखा देता हूं, पोटाशियम बाहर निकलेगा, इफ्लक्स होगा। एज अ रिजल्ट अंदर में वापस से हो जाएगा नेगेटिव और बाहर में हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ये हो गया बेटा रिपोलराइज। लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, अंदर का पोटेंशियल रहेगा अराउंड -40 मिलीवोल्ट। ठीक है, इसके पीछे वाले सेक्शन में जो रिपोलराइज था, यहां पे VGC पोटाशियम स्टिल ओपन, तो यहां से बेटा एक्सेसिव कुछ एक्स्ट्रा पोटाशियम बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से ये एरिया क्या हो जाएगा? हाइपरपोलराइज। H फॉर हाइपरपोलराइज, -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है ये बेटा, है ना। ओके, अब समझना बेटा, तो ये हाइपरपोलराइज हो गया। लेकिन जो पहला सेक्शन था, सेक्शन 1, यहां पे क्या होगा बेटा? जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटा -80 के आसपास पहुंचता है, तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल भी बंद हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे VGC पोटेशियम भी क्लोज। अब यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप एंड लीकी चैनल्स मिलके काम करेंगे, सो दैट अंदर का जो चार्ज है वापस से रिस्टोर किया जा सके एज -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो अब ये वापस क्या हो जाएगा? पोलराइज। अब ये पहुंचेगा फिर से पोलराइज स्टेट पे, दैट इज -70 मिलीवोल्ट। यानी कि देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि एक इफेक्ट है, एक बार एक सेक्शन पे, यानी कि सेक्शन फर्स्ट पे सबसे पहली बार डीपोलराइजेशन वेव आया,
यानी कि एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हुआ, और यहाँ से जैसे जैसे एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ रहा है, समझना बेटा, जैसे जैसे एक्शन पोटेंशियल ए से बी पे गया तो ए वाला सेक्शन धीरे धीरे रीपोलराइज होने लगा। जब बी से वो सी तक पहुंचा तब तक बी वाला रीपोलराइज और ए वाला हाइपरपोलराइज हो गया। इसके आगे जैसे ही बेटा एक्शन पोटेंशियल सी से डी तक पहुंचा तब तक बी रीपोलराइज, सॉरी सी रीपोलराइज, बी हाइपरपोलराइज, और ए तब तक वापस से नॉर्मल पहुंच गया, यानी कि इनटू द पोलराइज्ड स्टेट। बात समझ में आ रही है? यानी कि इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जो है, जो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है, दैट इज प्रोपगेटिंग थ्रू द एक्सॉन लेंथ, यानी कि कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो रहा है बेटा, या नर्व इम्पल्स का कंडक्शन ऐसे ही होता है। समझ में आ गया? सो दिस इज हाउ एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड। अब देखो इसको एनसीईआरटी ने कैसे लिखा बेटा, है ना? एनसीईआरटी ने कुछ ये लिखा है। एनसीईआरटी ने बोला कि एट साइड्स इमीडिएटली अहेड, इमीडिएटली अहेड मतलब ए के आगे क्या है बी, बी के आगे क्या है सी, उसकी बात हो रही है। अहेड द एक्सॉन, एग्जांपल साइट बी, द मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर सरफेस, मतलब बी क्या है, पोलराइज स्टेट में है, ए डीपोलराइज में था, बी पोलराइज में है। एज अ रिजल्ट द करंट फ्लोज ऑन इनर सरफेस फ्रॉम साइट ए टू साइट बी, याद रखिए, on the outer surface current flows from site B to site A to complete the circuit of current flow, ठीक है? Hence polarity at site is reversed, तो साइट B की पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि B डीपोलराइज हो जाएगा, and an action potential is generated at site B। डीपोलराइज मतलब एक्शन पोटेंशियल, तो B साइट पे डीपोलराइजेशन हो गया, एक्शन पोटेंशियल चला गया। Thus impulse यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट ए अराइव्स एट साइट बी, एक साइड से दूसरी साइड पे चला गया, हो गया कंडक्शन। द सीक्वेंस इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन एंड कंसीक्वेंटली द इंपल्स इज कंडक्टेड, मतलब बी के आगे सी में जाएगा, सी से डी में जाएगा, फिर ई में जाएगा, और ऐसे ही इट विल कीप रनिंग टिल द एंड ऑफ द एक्सॉन। बात समझ में आ गया? चलो अब देखो बेटा, इसके आगे इन्होंने लिखा है द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमियाबिलिटी ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, मतलब ए में जब एक्शन पोटेंशियल बना था तो वहां पे सोडियम आया था, सोडियम की परमियाबिलिटी बढ़ी थी बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ये जो इंक्रीज इन परमियाबिलिटी है इट इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड। क्यों बोला एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड? क्योंकि ये सिर्फ 1 मिली सेकेंड के आसपास ही रहता है, only about 1 millisecond, so it is extremely short lived। यानी कि जैसे ही 1 मिलीसेकंड में साइट ए से साइट बी में चला गया एक्शन पोटेंशियल, तब तक साइट ए वापस से उसका सोडियम परमियाबिलिटी कम हो जाएगा और वो रीपोलराइज होने लगेगा। बात समझ आ रही है? मैंने बोला था ना कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, गेटिंग इट? इट इज क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमियाबिलिटी टू पोटेशियम, क्योंकि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, है ना? 1 मिली सेकंड की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की तो होगी बात। द पोटेशियम डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड फाइबर बिकम्स वंस मोर रेस्पॉन्सिव टू फर्दर स्टिमुलेशन। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या बेटा, देखो जब तक कोई भी न्यूरॉन का सेगमेंट डीपोलराइज है या रीपोलराइज है या हाइपरपोलराइज स्टेट में है, इस समय ये दूसरा इंपल्स लेने के लिए रेडी नहीं है, ये दूसरा स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन जैसे ही ए सेगमेंट वापस से पोलराइज हो गया, मतलब अब ये वापस से एक नया स्टिमुलस या नया एक्शन पोटेंशियल बनाने के लिए ये एरिया रेडी हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो हुआ क्या, एक्शन पोटेंशियल ए पे बना, वो ट्रांसमिट होकर आगे चला गया, एंड जिस भी जगह पे एक्शन पोटेंशियल है, अभी डीपोलराइजेशन वेव है, उसके 2 माइलिन से पीछे वाला जो सेगमेंट होता है वो वापस से पोलराइज हो चुका होता है, एंड इट इज रेडी वंस अगेन टू बी एक्साइटेड बाय अनदर स्टिमुलस। समझ गया? गॉट इट? यस। सो दिस इज हाउ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स टेक्स प्लेस। अब इसमें थोड़ी सी थ्रेशोल्ड की बात है, बट थ्रेशोल्ड आपको थोड़ा सा याद रखना है। ओके, आइए
अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आपको थ्रेशोल्ड भी पढ़ा देता हूँ, है ना? आ जाओ देख लेते हैं। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ एक्सॉन में कैसे कैसे पोटेंशियल चेंज होता है विथ टाइम, इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। एक्शन पोटेंशियल का एक ग्राफ बनाते हैं। लेट मी शो यू कि वो ग्राफ दिखता कैसे है। आइए देखते हैं थोड़ा सा। ओके, यहां पे हम ग्राफ जो बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हमने रखा है टाइम इन मिली सेकेंड। ओके, टाइम इन मिली सेकेंड। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। ओके, और वाई एक्सिस पे हम लोग रखेंगे बेटा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन मिलीवोल्ट्स। ओके, अब यहाँ पे हम कैसे रखते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे एक हम लोग लाइन खींचेंगे, दिस रिप्रेजेंट्स -90 मिलीवोल्ट। इसके ऊपर एक लाइन खींच रहा हूँ, दिस रिप्रेजेंट्स -70 मिलीवोल्ट। इसके ऊपर एक और लाइन खींच रहा हूँ, दैट रिप्रेजेंट्स -55 मिलीवोल्ट। ओके, फिर एक लाइन खींच रहा हूँ, दिस रिप्रेजेंट्स 0 मिलीवोल्ट। ओके, एक और लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग +30 मिलीवोल्ट। ओके, मैं ये सब लिख देता हूँ, दिस इज +30 millivolt, this is 0, this is -55, this is -70, this is -90। ओके, अब देखो ग्राफ कैसा दिखता है। इनिशियली मेरा जो, अच्छा ये 0 को ना थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, है ना? स्टार्टिंग थोड़ा सा, ये 0 है। तो यहाँ पे इनिशियली मेरा जो भी मेम्ब्रेन होगा वो पोलराइज्ड स्टेट में होगा, यानी कि -70 पे होगा। एट दिस साइड हमने स्टिमुलस दिया इसको, है ना? समझिएगा बेटा, यहाँ पर क्या है, पीएच मतलब थ्रेशोल्ड, स्टिमुलस हमने यहाँ पे दिया थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जैसे ही हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देते हैं ना, तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट शुड इंक्रीज अप टू -55। ठीक है, -55 पे पहुंचा, और -55 पे पहुंचते ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से देयर विल बी रैपिड इंक्रीज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? अब ये माइनस से कहां चला जाएगा, प्लस में, यानी कि हो जाएगा डीपोलराइज। बात समझ में आ रही है? और ये सब होगा विद इन अ मिली सेकेंड। आफ्टर दैट अब जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो बंद हो जाते हैं, और मेम्ब्रेन वापस से कैसा होने लगता है, रिपोलराइज। बात समझ में आ रही है बेटा? रिपोलराइज। लेकिन पोटासियम चैनल्स कुछ ज्यादा देर तक ओपन रह जाते हैं। एक सेकंड बेटा रुकेंगे आप लोग, रिपोलराइजेशन वेव थोड़ा सा मैं अलग बनाऊंगा। ठीक है, इसके बाद से हो जाता है हाइपरपोलराइज, एंड देन इट विल अगेन बैक टू पोलराइज्ड। ओके, तो देखिए बेटा ये क्या क्या है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, this is repolarization, this is hyperpolarization, and this is polarized state। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आपको कुछ चीजें मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। देखो हुआ क्या है, देखिएगा कि कौन सा किसका वेव है। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। सपोज करो कि दिस इज योर वन सेक्शन। ओके, अब इसके मैं बहुत सारे जरा सा कॉपी बना लूं पहले,
ताकि हम इजीली यहाँ पे दिखा सके कुछ चीजें। पांच सेक्शन मैंने बनाया है। इनिशियली बेटा समझिए कि क्या होगा, बाहर में होगा पॉजिटिव, राइट। मैं पहले बना देता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे। देखो बेटा हो क्या रहा है, ये इनिशियली पोलराइज्ड है एट t इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहां पे हमने इसको दिया है स्टिमुलस, हमने इसको क्या दे दिया बेटा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया है एट t इज इक्वल, ये हो जाएगा बेटा डीपोलराइज। क्या हो जाएगा, डीपोलराइज एट t इज इक्वल्स टू अराउंड 1 मिलीसेकंड। बात समझ में आ रही है, क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया। और यहां पे क्यों होगा, क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो गए। VGC सोडियम इज ओपन, तो बाहर से सोडियम अंदर आया बेटा, अंदर का चार्ज कितना हो गया, +30 मिली वोल्ट। आर यू गेटिंग इट? हाँ जी। तो ये जो आपका स्टेट है, दिस इज फॉर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, गॉट इट। यहां पे अब देखिए आफ्टर सम टाइम 1 मिलीसेकंड के बाद अब ये हो जाएगा बेटा रीपोलराइज स्टेट आर वाला, ये t अराउंड 2 मिलीसेकंड के आसपास होता है, ठीक है। अंदर में चार्ज कितना हो जाएगा, अराउंड 40 मिली वोल्ट हमने लिखा है बेटा, 30 टू 50 के बीच में ये वैरी करेगा, है ना। और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटाशियम चैनल्स, है ना। सोडियम चैनल बंद हो गए, पोटाशियम चैनल चालू हो गए, तो यहां से पोटाशियम बाहर जाने लगा, VGC पोटाशियम ओपन, राइट। आफ्टर सम टाइम मेम्ब्रेन अल्टीमेटली पहुंचेगा -70 पे, लेकिन -70 पे आकर के वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल बंद नहीं हुए हैं, अभी भी कुछ एक्सेसिव पोटाशियम बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से ये एरिया हो जाएगा हाइपर पोलराइज, t इज इक्वल्स टू अराउंड 3 मिलीसेकंड, -90 पे पहुंच जाएगा, ओके। एंड आफ्टर दैट ये पोटाशियम चैनल भी बंद हो जाएंगे एंड सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप एंड जो पैसिव आयन चैनल्स है वो काम करते रहेंगे, एंड दे विल हेल्प इन द रीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब मतलब वापस से ये पोलराइज स्टेट में हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट, ये सारा का सारा सेगमेंट मान लीजिए कि ए ही है, दिस इज ऑल ए। तो टाइम के साथ ए सेगमेंट पे क्या क्या चेंजेस होगा इन इट्स इलेक्ट्रिकल मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज व्हाट वी आर पुटिंग, है ना। तो समय के साथ एक सेक्शन ऑफ द एक्सॉन कैसे पोटेंशियल उसमें चेंज होता है वो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, और ये जो प्लॉट दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल ग्राफ। बात समझ में आ रही है? ये जो पूरा एक ग्राफ है इट रिप्रेजेंट्स वन एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। आइए अब समझो बेटा, इस पूरे में अब यहां पे कुछ होती है थ्रेशोल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड्स, है ना। समझिएगा बेटा, यहां से लेकर के कहां से डालू मैं, लेट मी पुट अ लाइन फर्स्ट। यहां से लेकर के बेटा ऑलमोस्ट यहां तक, ओके। और एक लाइन और मैं ड्रॉ करूंगा यहां तक,
देखिए जरा सा, दिस पीरियड, अरे फ्रॉम हियर टू हियर, इसको हम बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब ये वो समय है जिस समय ये जो फर्स्ट ए रीजन है एक्सॉन का, दूसरा कोई भी स्टिमुलस रिसीव नहीं कर सकता है, नो मैटर वो स्टिमुलस कितना पावरफुल है। ठीक है, सेकंड चीज देखो बेटा, इसके बाद ये भी एक पीरियड है। ठीक है, ये वो पीरियड है जिस समय को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है ना। इस समय समझना बेटा, दिस सेक्शन ऑफ न्यूरॉन will not fire, that is form action potential for normal stimulus, but can form action potential if the stimulus is of very strong intensity। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। लेकिन जो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है, इसमें बेटा चाहे जो भी हो जाए, इट्स टाइम gap when this section of neuron cannot fire irrespective of stimulus intensity। मतलब स्टिमुलस चाहे कितने भी पावर का आ जाए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में जो एक्सॉन का हिस्सा होता है वो उस समय फायर नहीं कर सकता, दूसरा एक्शन पोटेंशियल नहीं बना सकता। बात समझ में आ गई है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे, इन रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स इफ अलाउड वुड ड्राइव। अब देखो ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है ना। इन्होंने बोला है कि रेस्टिंग स्टेट में अगर हमने डिफ्यूजन को अलाउ कर दिया है ना, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो क्या होगा। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि रेस्टिंग स्टेट में है क्या। तो रेस्टिंग स्टेट में ये जो हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर है ECF, यहां है ICF, यहां पे सोडियम है हाई, यहां पे सोडियम है लो। तो सोडियम का फ्लो कैसे होगा, सोडियम विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। और अगर हम लोग पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम यहां पर लो है और यहां पर पोटेशियम हाई है, तो यहां पे फ्लो कैसा होगा पोटेशियम का, आउटसाइड, ई फ्लक्स, सोडियम का इनफ्लक्स, पोटेशियम का ई फ्लक्स। अगर हमने डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को अलाउ कर दिया तो, बात समझ में आ रही है? यस। तो क्या होगा, पोटेशियम इनटू द सेल, नो। सोडियम एंड पोटेशियम आउट ऑफ द सेल, नो। सोडियम इनटू द सेल, यस। सोडियम आउट ऑफ द सेल, नो। तो करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हैं बेटा हम लोग यहां पे, ऑप्शन सी। क्लियर है? तो क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल, और इस तरह के सवाल कभी कभी आप लोगों को परेशान कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉर न्यूरॉन ए
is minus 70 millivolt, while the resting potential for neuron B is minus 50 millivolt. The threshold voltage for the production of an action potential is minus 35 millivolt for both neurons. Which of the following statement is incorrect? अब देखो अगेन क्वेश्चन को जरा सा ग्राफिकली समझो. हमने बात किया है न्यूरॉन ए के लिए, तो न्यूरॉन ए का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है आरएमपी दैट इज माइनस 70 मिलीवोल्ट, और थ्रेशोल्ड दोनों के लिए कहां है बेटा? थ्रेशोल्ड दोनों के लिए है यहां, कितना? माइनस 35 मिलीवोल्ट. यानी कि यहां पर जो आपका स्टिमुलस होना चाहिए इट शुड बी सफिशिएंट एनफ टू इंक्रीज द पोटेंशियल फ्रॉम माइनस 70 टू प्लस 35 मिलीवोल्ट. यानी कि यहां पे जो स्टिमुलस इंटेंसिटी होनी चाहिए बेटा, स्टिमुलस इंटेंसिटी दैट शुड बी कितना बेटा? प्लस 35 मिलीवोल्ट का. लेकिन यहीं पे अगर हम लोग ये चीज बी के लिए बात करें, बी न्यूरॉन के लिए, तो समझो बेटा इसका जो आरएमपी है, इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज माइनस 50 मिलीवोल्ट, और थ्रेशोल्ड इसका भी सेम है, कितना? माइनस 35 मिलीवोल्ट. बात समझ में आ रही है? यानी कि यहां पे अगर कोई स्टिमुलस आ रहा है, उसको अगर एक्शन पोटेंशियल बनवाना है तो इट हैज टू जस्ट रेज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय अराउंड 15 मिलीवोल्ट. यानी कि यहां पर स्टिमुलस इंटेंसिटी, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इंटेंसिटी बेटा टीएच लिख देता हूं, कितनी होनी चाहिए? शुड बी प्लस 15 मिलीवोल्ट. बात समझ में आ रही है? अगर इतनी चीज आप समझ रहे हो ना, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है. ओके, इजी. न्यूरॉन ए मस्ट डीपोलराइज बाय 35 मिलीवोल्ट टू रीच थ्रेशोल्ड वोल्टेज. यस, है ना? इन्होंने पूछा कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये तो मुझे करेक्ट दिख रहा है. डीपोलराइज मतलब उसका पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए. यस. न्यूरॉन बी मस्ट हाइपरपोलराइज बाय 15 मिलीवोल्ट टू रीच द थ्रेशोल्ड. नहीं बेटा, हाइपरपोलराइज मतलब माइनस हो जाना. अगर हाइपरपोलराइज होगा ना तो न्यूरॉन बी का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है 50 मिलीवोल्ट, है ना, प्लस हाइपरपोलराइज कर रहा है माइनस 15 मिलीवोल्ट और हो जाएगा, तो यहां पर पोटेंशियल हो जाएगा माइनस 65 मिलीवोल्ट. समझ रहे हो? तो थ्रेशोल्ड नहीं पहुंचेगा, उल्टा ये इनहिबिट हो जाएगा. ये गलत है. The inside of both neuron is negatively charged with respect to outside. Yes. दोनों अंदर में नेगेटिव है, माइनस माइनस चार्ज है ना, माइनस 70 माइनस 50. अच्छा, अ सिंगल ईपीएसपी, ईपीएसपी का मतलब होता है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल रिसीव्ड बाय न्यूरॉन ए वुड कॉज इट टू डीपोलराइज स्लाइटली. नहीं बेटा, स्लाइटली होता ही नहीं है. या अच्छा, डीपोलराइज स्लाइटली, है ना. अब उसकी वजह से बेटा एक्शन पोटेंशियल तो नहीं जनरेट होगा. यस. तो बेटा बेटर आंसर है ऑप्शन बी, तो यहां पे हम लगा देंगे डी. ओके, हम लोग डी इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि इन्होंने बस स्लाइटली डीपोलराइज लिखा है, इन्होंने ये नहीं बोला कि एक्शन पोटेंशियल बन रहा है. ओके, तो ये बस ग्रेडेड पोटेंशियल होके रह जाएगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा. यहां पे फेल्ड इनिशिएशन होगा बेटा. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. assertion है the electrical potential difference across the resting neuronal membrane is called resting potential. Yes, this is correct. The nerve impulse is conducted along the axon membrane in the form of a wave of depolarization and repolarization. अब देखो जरा सा क्या हो रहा है यहाँ पे. क्या ये बात सही है? यस, दोनों ही सही है, लेकिन क्या दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है भाई, इसीलिए आंसर लगाएंगे डी. बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन अ नर्व फाइबर, positive and negative charges on outer and inner side of axon membranes are reversed due to, अब ये रिवर्सल क्यों होता है? ड्यू टू रैपिड इनफ्लो ऑफ सोडियम आयन, है ना? axon membranes are reversed due to excretion of all potassium, नहीं. More potassium ion, no. More sodium ions enter the axon than potassium ion left the same, yes, है ना? All sodium ions enter the axon, नहीं बेटा. तो ऑप्शन सी लगाएंगे. ऐसा क्यों बोल रहे हैं एक समझिए. मैंने बातों बातों में आपको एक बोला था कि जहां पे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होता है उस पर्टिकुलर एरिया की सोडियम परमिएबिलिटी 4 गुना बढ़ जाती है देन पोटेशियम परमिएबिलिटी. आप बोलोगे सर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल तो पे बंद है. यस बेटा बंद है, लेकिन न्यूरॉन पे बेटा लीकी पोटेशियम चैनल ज्यादा थे ना, इसीलिए रेस्टिंग कंडीशन में पोटेशियम की परमिएबिलिटी हाई थी. और वो जो लीकी चैनल्स है वो तो हमेशा ओपन रहते हैं. बात समझ में आ रही है? तो ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ज्यादा खुल जाते हैं, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से सोडियम की अंदर आने की जो रेट है वो पोटेशियम के बाहर जाने के रेट के 4 गुना ज्यादा हो जाती है. समझ में आ रहा है? इसकी वजह से नेट पॉजिटिव चार्ज अंदर आता है और एरिया डीपोलराइज हो जाता है. ठीक है, आप कभी भी ऐसा नहीं समझेंगे कि जिस समय सोडियम अंदर आ रहा है उस समय पोटेशियम बाहर नहीं जा रहा है. बिल्कुल जा रहा है, बट नॉट थ्रू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बट थ्रू द लीकी आयन चैनल्स. और यही ऑप्शन सी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी रिवर्स होती है, यानी कि जो डीपोलराइजेशन होता है, दैट इज ड्यू टू मोर सोडियम आयन एंटर द एक्सॉन देन पोटेशियम आयन हैव लेफ्ट एट द सेम टाइम. ओके, तो ऑप्शन सी लगाएंगे यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 2 स्टेटमेंट्स है यहाँ पे, देखिए जरा सा. स्टेटमेंट 1, द रेस्टिंग एक्सोनल मेम्ब्रेन इज नियरली impermeable to sodium ions. This is correct. NCERT की लाइन है बेटा. Statement 2, depolarization of the axonal membrane is due to the influx of sodium ions. Yes, depolarization क्यों होता है? Due to influx of sodium ions. तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं. ऑप्शन डी, बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग. Which of the following chemical changes is responsible for repolarization of the membrane of axon? Repolarization मतलब ये membrane अभी अभी depolarize हुआ था, depolarization के बाद इसको क्या होना है? Repolarize. ये क्यों होता है? Opening of sodium voltage gated channel? No. Opening of potassium voltage gated channel and rapid influx of potassium? नहीं. Outflux, efflux. Closing of sodium voltage gated channels and opening of potassium voltage gated channels. Yes, तो ऑप्शन डी लगाएंगे बेटा यहां पे. ठीक है, तो रीपोलराइजेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एंड ओपनिंग ऑफ पोटासियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड पोटासियम चैनल. ठीक है, आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. An action potential in the nerve fiber is produced when positive and negative charges on the outside. Oh, this is done, right? ये हो चुका है. Next देखिए. Find the correct statement. When a neuron is not conducting any impulse, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions. Correct? When a neuron is not conducting any impulse, axonal membrane is permeable to negatively charged proteins? No, this is impermeable. The fluid outside the axon contains low concentration of potassium? Yes. The fluid outside the axon contains high concentration of sodium ions? Yes. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है बेटा? ACD, ACD है क्या कहीं पे? ACD. ठीक है, तो बेटा इस तरह के सवाल ना इस टॉपिक से पूछे जाते हैं जो कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपके लिए. थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन और मिलते हैं with the next video with another pain topic to make it
टू द एडवांटेज टॉपिक, है ना। पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, चीज़ों को समझ के पढ़ो बेटा। बायोलॉजी को रटने वाला सब्जेक्ट कम बनाइए, समझने वाला सब्जेक्ट बनाइए, ज़्यादा फायदा होगा, आप क्वेश्चन कम गलत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर।